सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी, अगर तुमने इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला और जिसका की लिंक तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले लास्ट एपिसोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे डीमन एम्परर फेंग शू का सामना मोनार्च से हो जाता है, जो कि मोनार्च ऑफ लस्ट थी। और यहाँ पर वो उसे मारने तो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर उसे ही उसकी यादों में ट्रैप कर देती है। जहाँ पे डीमन एम्परर फेंग शू जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी लवर लिंग शुआ के पैलेस के सामने मौजूद था और उसे देखते साथ ही वो अपना कंट्रोल खो देता है। एंड देन दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और यही से डीमन एम्परर फेंग शू की हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे वो अपनी वाइफ लिंग शुआ को देखकर खुद को रोक नहीं पाते और उसे टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि माफ करना कि मुझे आने में देरी हो गई। और आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। डीमन एम्परर फेंग शू, जैसे कि फिलहाल हम फेंगलिन कहेंगे, और यहाँ पे लिंग शुआ दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड किए हुए खड़े थे कि तभी मिस लिंग शुआन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो इतना ज्यादा रोती है। तभी हम देखते हैं कि लिंग शुआन को इतना ज्यादा इमोशनल होता हुआ देखकर फेंगलिन उससे कहता है कि लिंग शुआन मैं आ गया हूँ ना। पर तब भी हम देखते हैं कि मिस लिंग शुआन बिल्कुल भी नहीं रुकती और वो कहने लगती है कि फेंगलिन, तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं, मैं न जाने कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या तुम्हें मेरा जरा भी अंदाजा है कि मेरे पर क्या बीत रही होगी? तुम तो जब से गए हो तब से तुमने आने का एक बार भी नाम तक नहीं लिया। आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया था कि तुम वापस नहीं आए? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या परेशानी थी कि तुमने दोबारा आना गवारा तक नहीं समझा? तुम्हें पता है, जब तुम गए तब मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन तब मैं पूरी तरीके से अकेली थी। मैं दिन और रात ऐसे गिनते हुए पूरा दिन हमेशा गुजारती थी कि इस इंतजार में कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। मैं इंतजार करती रही कि शायद हमारे बच्चे के पैदा होने से पहले तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। लेकिन ऐसे ही करते करते दिन बीतता गया। फिर वो दिन भी आया जब हमारी बेटी पैदा हुई, जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगती है कि पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी बेटी के अंदर जो ब्लड लाइन होगा वो एक डीमन का ब्लड लाइन होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसका पिता एक डीमन होगा। ये कहते साथ ही वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर क्यों तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों तुमने मुझसे झूठ बोला? ये कहते हुए वो उसके ऊपर अपने हाथों से जोर जोर से उसे मारती है और कहने लगती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर वो इतनी बुरी तरीके से रोती है कि डीमन एम्परर फेंग शू को खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों उसने इसकी जिंदगी बर्बाद की। और वो उससे कुछ कहने वाला था लेकिन फिर रुक जाता है। लेकिन तभी मिस लिंग शुआ अपने स्ट्रगल्स के दिन उसके सामने बताने लगती है और उसके आंसुओं को देखकर फेंग शू की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ भी कह पाए। और वो रोते हुए बताने लगती है कि तुम्हें आइडिया भी है कि हमारी बेटी कितनी छोटी थी, कितनी ज्यादा मासूम थी, लेकिन उसने तो अभी तक अपनी आंखें तक नहीं खोली थी, ना अपने पिता को देखा था। लेकिन उस मासूम की कोई गलती नहीं थी, उसे तो एक दिन भी नहीं हुआ था दुनिया में आए हुए। लेकिन जब लोगों को पता चला कि उसका फादर एक डीमन है और उसके अंदर एक डीमन का ब्लड है, तो लोग उसे कुत्तों की तरह मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। लोग तो उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। और फिर वो वक्त भी आया जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और तभी वो रोते हुए से बताने लगती है कि मेरे पास तुम्हारा दिया गया वो डैगर भी था और सिर्फ इकलौता वही डैगर था जिसे कि मैं यूज कर सकती थी। और तुम्हारे दिए गए उस डैगर के जरिए से ही मैंने ही अपने दिल को भेद दिया और अपने ब्लड का यूज करके मेरी बेटी की जिंदगी के साथ उसे एक्सचेंज किया। मैंने खुद को सेक्रीफाइस करके हमारी बेटी को जिंदगी दी। तो बताओ, तो उस वक्त कहाँ थे जब मैं ये फैसला ले रही थी? यहाँ पे फेंगलिन जब ये सारी बातें सुनता है, इसे काफी ज्यादा खुद पे गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी खुद को होल्ड करता है और उसकी बातें सुनता रहता है। कि तभी यहाँ पे मिस लिंग शुआ बताने लगती है कि तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम वापस आओगे, तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे, तो तुम क्यों नहीं आए? बताओ आखिर तुम क्यों नहीं आए? यहाँ पे वो अपना सिर उसके चेस्ट के ऊपर रखते हुए रोती है और उसे मारते हुए कहती है कि बताओ ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम नहीं आए? यहाँ पे डीमन एम्परर फेंगलिन उसे अपने और ज्यादा करीब खींचता है। इसके बाद वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि लिंग शुआ, मुझे माफ कर देना, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही तुम्हें इतना सफर करना पड़ा। यहाँ पे ये कहते साथ ही वो उसे और टाइटली होल्ड कर लेता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ का माहौल बदलने लगता है। अचानक से वो डिमोनिक एनर्जी जो अब तक फील हो रही थी वो डिसअपीयर हो जाती है और तभी यहाँ पे सेवेंथ मोनार्च की ऑरा यहाँ पे फील होती है, जो कि आसपास इन दोनों को जैसे घेर लेती है। और तभी फेंगलिन, जो कि अब तक अपनी लवर की बाहों में खो चुका था, उसे किसी चीज का एहसास नहीं था। और तभी यहाँ पे जो लिंग शुआ थी वो उससे कहने लगती है कि ठीक है, अब जबकि तुम मेरे पास वापस आ चुके हो तो मैं तुम्हें हर चीज के लिए माफ करती हूँ, लेकिन फेंगलिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम्हें आज से और हमेशा के लिए हमेशा मेरे साथ रहना होगा, यही इसी जगह पे। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, बीते सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये कहते साथ ही वो उसे कन्विंस करने लगती है कि तभी डीमन एम्परर फेंग शू उसका हाथ पकड़ता है और फिर उसे अपने करीब खींचता है, जिसके बाद वो उसके पास इसका दिया गया डैगर को भी बाहर निकालता है और उसके हाथ
हाथों से भी पकड़ते हुए उसे अपने सीने में से घुसा देता है, जो देखते साथ ही यहाँ पर लिंग शुआ भी शॉक्ड थी और फैंग लिन इससे कहने लगता है कि लिंग शुआ प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी वो उसके डैगर को और ज्यादा अपने अंदर घुसाते हुए कहने लगता है कि लिंग शुआ मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, और अगर दूसरा जन्म जैसी कोई चीज होती है ना तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ना मिलो। ये कहते हुए वो उस डैगर को और तेजी से अपने अंदर घुसाना शुरू कर देता है। मिस लिंग शुआ ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो बोल क्या रहा है। वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद डीमन एम्परर फेंग शिउ उसके चेहरे पर आंसू की बूंदों को साफ करते हुए कहता है कि वादा करो कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी, और हाँ प्लीज मुझे माफ कर देना। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस लिंग शुआ की जो सोल थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगती है, और ऐसे ही उसकी जितनी भी यादें थी फैंग लिन से जुड़ी हुई सारी यादें एक एक करके यहाँ से डिसअपीयर होने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोनार्च ऑफ लस्ट थी, जो कि यहाँ पर उसकी इसी ऑब्सेशन का फायदा उठा रही थी, वो यहाँ पे कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमसे इसकी एक छोटी सी बात नहीं रखी गई, तुमने उसे मुंह पे मना कर दिया। हाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम उसे फिर से मार रहे हो, आखिर तुम इतना ज्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें उस पर तरस नहीं आया? मैंने तुम्हें एक मौका दिया अपने प्यार के साथ दोबारा से जिंदगी जीने का, लेकिन तुमने फिर भी इसे रिफ्यूज किया। ये एक ऐसा सिन है जो कि माफी के लायक नहीं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि सारे के सारे जो इल्यूजनरी फिगर्स थे वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसी मेंशन की तरफ देखते हुए जो फैंग लिन है वो कहने लगता है कि अब जबकि वो जा चुकी है तो बीते 15,000 दिनों से उसने मुझे 15,000 बार पूछा और मेरा आंसर हमेशा एक ही रहा। अब यहाँ पे हम वापस से देखते हैं कि एक मिस लिंग शुआ का जो इल्यूजनरी फिगर था, जो कि उस डैगर को पकड़े हुए था, वो यहाँ पर 15,000 बार खुद को उससे स्टैब कराता है, क्योंकि उसने बार बार पूछा और उसने बार बार मना किया। और डीमन एम्परर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने इसके साथ गलत किया है, मैंने उसके दिल को तोड़ा है, और ऐसा है कि जैसे मैंने उसकी जान ले ली, तो मुझे भी अगर अपने दिल से इस बोझ को उतारना पड़े और अगर इसके लिए मुझे भी 15,000 बार मरना पड़े तो भी मैं मरूंगा। और ऐसे ही वो लगातार उसके जरिए से खुद को स्टैब कराता था। एंड देन हम देखते हैं कि ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और फिर फेंग शिउ आगे आता है और कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए इस एम्परर का डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। और फिर वो यहाँ पर अपने हाथ के इशारे से ही जो 7th मोनार्च ऑफ लस्ट थे उसके इस इल्यूजनरी डोमेन को कम्प्लीटली ब्रेक करके उससे आजाद हो जाता है, और फिर उसका हाथ सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और सीधा वो उसके गर्दन को पकड़ लेता है। जैसे ही उसे मसलता है यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो डोमेन है वो भी कोलैप्स कर जाता है, जो देखते साथ ही वो काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी डीमन एम्परर फेंग शिउ कहता है कि अब तुम्हारी बारी, बताओ आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी लवर लिंग शुआ से तुमने मुझे टेस्ट किया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी लिंग शुआ का रूप लेकर तुम मुझे आजमाओ, मेरी मेमोरी के साथ खेलने की इजाजत आखिर तुम्हें दिया किसने? ये कहते साथ ही वो जमीन पे से पटक देता है और कहने लगता है कि तुम तो बस मरना डिजर्व करती हो। और तभी एक ह्यूज शॉक वेव रिलीज होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो 7th मोनार्च थी वो पूरी तरीके से मरती नहीं, और फिर वो लड़खड़ाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान कहीं नहीं देखा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुमने तो 7 सिंस को भी किया, इसके चलते तुम्हारे ऊपर ह्यूज गिल्ट का एक बहुत बड़ा बर्डन है, ये सब करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तो बताओ आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये कहते साथ ही उसकी बोलती यहाँ पे बंद हो जाती है। वो बहुत ज्यादा वीक थी कि तभी फेंग शिउ कहने लगता है कि गॉड्स नहीं चाहते कि मैं एक गॉड बनूं, तो इसीलिए उन्होंने जो डीपेस्ट सिंस हैं उनको यूज किया ताकि वो मेरे गॉड हेड को पूरी तरीके से सीज कर सके। ये कहते साथ ही वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और यहाँ पर काफी सारे मोनार्च के कॉर्प्स हवा में उठते हैं और यहाँ पर उनकी बॉडी से थंडर एनर्जी भी रिलीज होती है। और तभी फेंग शिउ कहने लगता है कि ठीक है, फिर अगर वो मुझे इनके अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं तो मैं भी इन्हें उन्हीं के अगेंस्ट यूज करूंगा, वो नहीं चाहते ना कि मैं गॉड बनूं, ठीक है फिर। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी 7 मोनार्च थे वो सभी हवा में फ्लोट करते हैं। इनकी बॉडी जो कि बेजान हो चुकी थी, लेकिन इनकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। एंड फाइनली काफी टेरिफाइंग एनर्जी के साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड हेड का एक सिंबल बनने लगता है, एग्जैक्टली वैसा जब हाओचन ने अचीव किया था, लेकिन इस बार इससे काफी ज्यादा इविल ऑरा रिलीज हो रही थी और डीमन एम्परर फेंग शिउ इससे अचीव करता है। इसी के साथ हमें एक नरेटर वॉइस बताती है कि एक वक्त था कि जब एक ऐसा गॉड भी हुआ करता था जो कि दुनिया भर के जितने भी सिंस है, जितने भी गुनाह है, जितने भी पाप है, वो उन सब पे रूल करता था। और फिर आगे चल के वो डिमोनिक पैथ को फॉलो करने लगा और वो इस हद तक करप्ट हो गया कि उसने अपने ब्लेड्स को गॉड्स के अगेंस्ट ही यूज किया, यानी कि एक गॉड होते हुए भी दूसरे गॉड के अगेंस्ट उसने अपनी तलवार उठाई और उसने न जाने काउंटलेस डाइटिस को ऐसे मारा कि जैसे उसके सामने वो कुछ भी नहीं। इसी के चलते जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगा। जो संतुलन गॉड्स के साथ
वक्त बनाया गया था वो भी बुरी तरीके से बिगड़ गया। यहाँ तक कि जो सुप्रीम गॉड है यानी कि गॉड ऑफ क्रिएशन, उसे खुद इस सब में दखल देना पड़ा और बिना उसके दखल के कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं आई। और इंटरफेयर करते दौरान उसने अपनी डिवाइन पावर्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन सारी डिवाइन पावर्स को उसने टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर पूरी तरीके से सील कर दिया। टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट डिवाइन जजमेंट के लिए एक ऐसा सिंबल बन गया कि जिसके जरिए से गुनहगारों को उनके गुनाह की सजा दी जाने लगी। लेकिन फिर भी गॉड ऑफ सिन को कोई भी आज तक डिफीट नहीं कर पाया और ना ही आज तक किसी को ये पता चला कि क्या होगा कि अगर कोई 7 ओरिजिन सिंस की पावर्स को एक साथ गैदर कर ले। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उन सारी ताकतों को एक साथ हासिल कर ले तो शायद जो गॉड ऑफ सिन है उसका जो गॉडहुड है वो वापस आ सकता है इस दुनिया में, यानी कि गॉड ऑफ सिन बनने का जो पैथ है वो ओपन हो सकता है। इस दौरान अब हम प्रेजेंट टाइम में डीमन एम्परर फेंगशू को देखते हैं जहाँ पर वो उसी गॉड हेड को अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी इस टावर में एक जोरदार धमाका होता है और इस टावर के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं कि गॉड ऑफ सिन का जो टाइटल है वो मौजूद था। ये देखते साथ ही ये चारों गॉडेस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट कहने लगती है कि क्या इसका मतलब ये है कि डीमन एम्परर को इसके बारे में पता है। इस दौरान हम देखते हैं कि डीमन एम्परर फेंगशू उस टाइटल को जैसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर एक तेज बिजली का झटका उसे पड़ता है जिसके चलते वो दूर छिटक जाता है और तभी चारों गॉडेस उसका रास्ता रोक लेती है और जो कि पता नहीं अब तक क्या कर रही थी, बट फॉर्चुनेटली ये लोग एंड में आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि ये गॉड ऑफ सिन का टाइटल है जो कि कितने खतरनाक कार्मिक सिन को अपने ऊपर कैरी किए हुए है और इसकी ताकत का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार वो वापस आ गया ना तो वो एक बहुत बड़ी क्लाइमेटी को ट्रिगर कर देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ नेचर भी ये बात सुनकर फेंगशू से कहने लगती है कि हमारे रहते हुए हम कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकते क्योंकि इससे पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। कि तभी वॉर गॉड भी कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे रहते हुए हम ये तुम्हें करने देंगे? हाँ। और तभी वो उसके ऊपर अपना प्रेशर डालती है और सभी लोग अपने पावर को कंबाइन करते हुए यहाँ पर वापस से डिवाइन पनिशमेंट को समन करते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हें यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट के द्वारा पनिश करेंगे। यहाँ पे चार अपनी पावर्स को कंबाइन करती हैं और तभी वो जो डिवाइन पनिशमेंट थी जैसे ही फेंगशू के ऊपर गिरने वाली थी वो हंसता है और कहता है कि क्या कौन सा ओरिजिनल सिन, कौन सा डिवाइन पनिशमेंट। ये कहता साथ ही वो अपने फिंगर को ऊपर करता है और वही मिनी ब्लैक होल वाले अटैक को वो प्रिपेयर करता है। तब तक वो डिवाइन पनिशमेंट उसके काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी, पर इस दौरान हम फेंगशू को देखते हैं जो कि अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करता है ना तो यहाँ पर वो जो डिवाइन पनिशमेंट जो किसके ऊपर गिर रहा था उसको ऐसे बीच से वो काट देता है और ट्रेमेंडस अमाउंट में डिवानिक एनर्जी वहां से रिलीज होने लगती है। इस दौरान फेंगशू को रोकने के लिए चारों की चारों गॉडेस अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है और एक साथ उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन फेंगशू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गॉडेस किसी काम की नहीं और तुम लोग गॉडेस के नाम पे धब्बा हो और टेंपल ऑफ गॉड में जो गॉड्स थे ना वो तो कब के ही मारे जा चुके हैं, सिर्फ उनकी जो सो कॉल्ड प्रोजेक्शन है वही बचे हुए हैं और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग अपने प्रोजेक्शन के जरिए से मुझे रोकोगे? हाँ। ये कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को लेते साथ ही इनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड को लहराते हुए कहने लगता है कि क्या तुमने मॉर्टल वर्ल्ड में सुना है कि कोई गॉड तुम्हें पूछता हो क्या तुम्हारा कोई वर्शिपर वहाँ मौजूद है? नहीं है। ये कहते साथ ही जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को उनसे टकराता है तो यहाँ पर एक ह्यूज क्लैश देखने को मिलता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा तगड़ा वाला था और तब तक ये जो 4 गॉडेस थे ये वापस से अपने गॉडेस फॉर्म में आ चुकी थी। फेंगशू कहने लगता है कि तुम लोगों को अभी भी लगता है, कौन सी गलतफहमी में जी रहे हो? तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग एक ट्रू गॉड हो? यहाँ पे वो चारों की चारों उसकी ताकत को देखकर कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुकी थी और तब यहाँ पे डीमन एम्परर बताता है कि 700 साल पहले ही मैं 10 लाख स्पिरिचुअल पॉइंट के लेवल को अचीव कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी वक्त को बार बार पीछे ले जाता रहा, बार बार मैं टाइम को रीशेप करता रहा, मैं बार बार अपनी ताकत को बढ़ाता रहा और बहुत साल पहले ही मैं ऑलरेडी गॉड के और जो मॉडल के बीच का जो बैरियर है ना इसको क्रॉस कर चुका हूँ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन एम्परर फेंगशू का एक बहुत बड़ा सा इल्यूजनरी फिगर इनके सामने आता है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज था और तभी वो अपने पैर को हवा में उठाता है और कहने लगता है कि जब तुम सो कॉल्ड गॉड्स अपने प्रोजेक्शन को लेकर बिजी थे तब मैं खुद को ताकतवर बनाने में लगा हुआ था और मैंने काफी सालों पहले ही तुम सभी को सरपास कर दिया है। ये कहते साथ ही वो अपने पैरों से इन्हें कुचलना शुरू कर देता है। काफी ह्यूज पावर इन चारों गॉडेस के ऊपर पड़ता है और तभी वो अपने पैरों तले ने मसलते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को बहुत पहले ही सरपास कर चुका हूँ, तो मेरे सामने ये गॉड बनने की हेकड़ी दिखाना बंद करो क्योंकि तुम लोग ये डिजर्व ही नहीं करते। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि जो बचा कुचा टावर था वो भी कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाता है। यहाँ पे हम नेचर गॉडेस को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और तभी वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर तुम इतनी ट्रेमेंडियस पावर को कैसे अचीव कर सकते हो और वो भी इतने सालों पहले। यहाँ पे ये अपनी बात पूरी ही कर पाती कि तभी एक तगड़ा वाला रे ऑफ लाइट का अटैक आता है और सीधा उससे जा टकराता है जिससे वो बहुत दूर जा गई थी और तीनों गॉडेस
गॉडेस ये नजारा देख के दंग रह जाती हैं और तभी डीमन एम्परर अपनी तलवार को उसकी तरफ उठाता है और कहने लगता है कि अगर कोई गॉड मुझे रोकने की कोशिश करेगा ना तो मैं उसको स्ले करके रख दूंगा। यहाँ पे वो इन तीनों की तरफ अपनी स्वॉर्ड को भी मोड़ता है और कहने लगता है कि बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। कि तभी उनमें से कहने लगती है कि एक गॉड हूँ मैं और एक गॉड होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इस वर्ल्ड के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करूँ और तुमने हमें सरप्राइज कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं ऐसा कोई फ्यूचर नहीं देखती कि तुम इस वर्ल्ड का कोई भला कर पाओगे और इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पे ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर डीमन एम्परर स्माइल करता है, कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे अंदर कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, ठीक है फिर ऐसा ही होगा, अब से इस वर्ल्ड का कोई फ्यूचर ही नहीं होगा और अगर होगा तो मैं उसे मिटा के रख दूंगा। ये कहते साथ ही वो एक और स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है। हम देखते हैं कि उस एक सिंगल स्ट्राइक से ही इतना ह्यूज एक्सप्लोजन होता है कि दो जो गॉड्स के प्रोजेक्शन होते हैं ऑन द स्पॉट वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाते हैं, उनका नामो निशान तक जैसे मिट जाता है। लेकिन जो गॉडेस ऑफ लाइट है वो बच जाती है, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। इस दौरान वो यहाँ पर अपने फेस पर लगे ब्लड को साफ करती है और तभी ऊपर की तरफ देखकर मन में कहने लगती है कि शायद अब मुझे वो चीज करनी होगी और अगर इसके जरिए से मैं इसे एक पल के लिए भी रोक पाती हूँ तो मैं फिर भी खुद पे प्राउड फील करूंगी। ये कहते साथ ही यहाँ पर अपने हैंड साइंस को बनाती है और फिर अपने बड़े से फिगर को यहाँ पे समन करती है और यहाँ पे इसके फिगर को देखते साथ ही डीमन एम्परर फेंगशू भी स्माइल करता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती फेंगशू यहाँ पर खुद ही उसके ऊपर सबसे पहला स्ट्राइक करता है और ये जो सोनिक अटैक उसने किया था उसके चलते यहाँ पे इसका जो लेजेंडरी फिगर था वो सेकंड्स में कोलैप्स कर जाता है। तो बस हाय हेलो कहने का भी इसको मौका तक नहीं दिया। देखो गाइस हाउचन की मैं भी फैन हूँ, लेकिन सही बात बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये जो गॉडेस है ना इन लोगों को देखकर बस टाइम वेस्ट किया गया। इससे अच्छा यार हाउचन को भेज देते, अब तक कितना बूम बाम होता यार। शहर को ही भेज देते एटलीस्ट। कहाँ ये गॉडेस, मैं लिटरली बता रही हूँ मुझे इनका कभी कोई पावर दिखा ही नहीं है। फ्लॉप पॉलिटिशियंस की तरह बस इन्हें बयानबाजी करनी आती है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और देखो थ्रोन ऑफ स्टील की टीम जितना एनिमेशन में पैसा बहाती है ना इतना शायद ही कोई दोंगा बहाता होगा। और दिखा क्या रहे हैं ये चार गॉडेस, मतलब दोंगा कम्युनिटी में ना अगर थ्रोन ऑफ स्टील को रोस्ट किया जाता है तो सिर्फ इन चार गॉडेस की वजह से। मतलब कि 2 वीक पहले थ्रोन ऑफ स्टील की टीआरपी तुम देखते सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी और जब से ये गॉडेस को लेके आए ना जिनकी पावर ही क्या है वही पता ही नहीं चलती है, बस चारों मुंह उठा के आ जाती है और पॉसम पाई खेलना शुरू कर देती है। बस यही है इनका काम। बट थैंकफुली अब इनका चैप्टर क्लोज होने वाला है। कमेंट में बताना कि तुम में से कौन कौन लोग मेरी बात से एग्री करते हैं। और हाँ मैं पहले बता रही हूँ कि मैं खुद थ्रोन ऑफ स्टील की डायरेक्ट फैन हूँ, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सही बात तो यार मैं बोलूंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ लाइट जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से अब खत्म ही होने वाली थी, लेकिन वो होता है ना अंतिम समय में आखिरी चीज का ऐसे आंखें बिल्कुल फाड़ फाड़ के देखती रहती है, तो वो बस देख रही थी कि यहाँ पर जो डीमन एम्परर फेंगशू है वो कैसे उस गॉड ऑफ सिन के टाइटल को अचीव करने जा रहा है। चिंता मत करो, उसका एक डायलॉग बचा है इसलिए वो अभी तक मिटी नहीं है। अटैक करेगी, भूल जाओ, नहीं करेगी, मैं बता रही हूँ। यहाँ पर डीमन एम्परर जैसे सो मूव टू द स्टोरी, यहाँ पर डीमन एम्परर जैसे ही पहुंचता है ना उस टाइटल के करीब तो पीछे से यहाँ पे वही अपनी लाइट गॉडेस बताने लगती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम फिर भी इस गॉड हेड को अचीव कर लो कोई चीज भी नहीं बदलने वाली, ये यूजलेस है, तो रोकने क्यों आई थी। डीमन एम्परर भी इसकी बातों को फुल इग्नोर मारते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका ड्रैगन पूरी तरीके से उसे चारों ओर से कवर कर लेता है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट बताने लगती है कि जिन 7 सिंस के जरिए से तुम गॉड ऑफ सिन का टाइटल हासिल करना चाहते हो ना, मैं पहले ही बता दूं कि इसके अंदर जो सिंस हैं वो पहले ही पूरी तरीके से सील कर दिए जा चुके हैं और ये जो सील है इसे इटर्नल इम्प्रिजमेंट कहा जाता है, जिसे तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर तुम इसे हासिल कर भी लेते हो ना फिर भी तुम इस जगह को छोड़ के कभी नहीं जा सकते, क्योंकि इस जगह को छोड़ पाना वो भी 7 सिंस के साथ ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे लिए तो नामुमकिन है। अब जैसे ही वो इसे अचीव करता है तो धीरे धीरे एक दरवाजा बंद होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा जो इटर्नल सील है वो जैसे लग चुका था और जिसके अंदर डीमन एम्परर फेंगशू मौजूद था। जिसके बाद गॉडेस ऑफ लाइट बताती है कि हाँ तुम सही समझे, तुम भी इन सारे सिंस के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप होके रह जाओगे और तुम कभी भी होली डीमन कॉन्टिनेंट पे वापस नहीं जा सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सामने डीमन एम्परर फेंगशू जो है उस सील के अंदर ट्रैप होता हुआ नजर आता है। गॉडेस ऑफ लाइट कहती है कि शुक्र है कि मैंने इस नजारे को विटनेस किया और अब मैं बहुत आसानी के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा सकती हूँ। दौरान गॉडेस ऑफ लाइट का प्रोजेक्शन भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और तभी यहाँ पे हम डीमन एम्परर फेंगशू को देखते हैं जो कि उस सील के अंदर कम्प्लीटली ट्रैप होके रह जाता है। चारों तरफ अंधेरा मौजूद था और वो बस उसकी बातों को रिकॉल कर रहा था, लेकिन
लेकिन अचानक से यहाँ पे रोशनी होने लगती है और डीमन एम्परर फेंग शिउ मन में कहने लगता है कि ब्रदर, जो कुछ भी तुमने कहा बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी के साथ हम यहाँ पर स्टार डीमन गॉड वैसागो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी रोशनी को फैलाते हुए कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, फाइनली वो दिन आ गया। और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और तभी वो उसके करीब आकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, मैं आपको यहाँ से घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये कहते साथ ही वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आपका फाइनल स्टेप बनूं, जिसके ऊपर चढ़कर आप अपने अल्टीमेट गोल को हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ को होल्ड करता है और उसे खींचते हुए अपनी चेस्ट के ऊपर रखता है। तभी वो यहाँ पे अपने पावर्स का यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान डीमन एम्परर भी अपनी आईज क्लोज करता है। कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, मैं तैयार हूँ। अब यहाँ पे डीमन एम्परर उससे कहने लगता है कि वैसागो, अब से तुम यहाँ पर कम्प्लीटली रेस्ट कर सकते हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर उसे कम्प्लीटली एक्सप्लोर कर देता है और उसकी पावर से हम देखते हैं कि ये जो सील था ना, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब गाइस, अगर तुम्हें याद होगा कि इन्फिनिटी स्टार डोमेन में जब हाओ शेंग का सामना वैसागो से हुआ था, तब उसने कहा था कि मुझे मेरे मैजेस्टी का वो आखिरी काम पूरा करना है, और अब हमें पता चल चुका है कि उसका आखिरी काम क्या है। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा, जो कि तुम्हें कल ही इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी अगर तुम इस वीडियो पे जल्द से जल्द 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे कर देते हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड गाइस, हमने हमारे फेसबुक पेज पर बियॉन्ड द टाइम गेज के एपिसोड को रिलीज कर दिया है, तो एक बार जाके उससे चेकआउट जरूर कर लेना, और जिसका लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, स्क्रॉल कर लेना, लेकिन दूसरे या तीसरे नंबर पे तुम्हें वो लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।